है। हमारे साथ संबित पात्रा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सतव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस के सांसद अभी आ जाएंगे, जाम में फंस गए हैं। नजीर अहमद लावे साहब हैं, आप पीडीपी के सांसद हैं। शेखर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, पॉलिटिकल एडिटर डीएनए। संबित साहब, आज भी आप सेज ना बन जाएं, इसलिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो भारत सरकार के ना तो मशवरे से हो रहा है ना जानकारी से हो रहा है। मैं तो खुश हूं कि कम से कम ये बयान मनमोहन सिंह ने नहीं दिया। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, मनमोहन, अगर मोदी जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो फिर किसको पता है? नहीं, एक शब्द है फेडरलिज्म, संघीय ढांचा भी है। अच्छा, इतना फेडरलिज्म हो गया है। अब फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एडवाइजरी भी जारी करेंगे केंद्र सरकार का, फिर फेडरलिज्म भी। मैं इसका पूरा उत्तर बड़े तफसील से देता हूं। हाँ, संघीय ढांचा फेडरलिज्म के अंतर्गत होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये राइट होता है कि किन बंदियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करें। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ किया है जिसपे हम पे आपत्ति है। हमें आपत्ति है कि इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इस कारण से हमने केंद्र सरकार होने के नाते स्टेट से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। क्लैरिफिकेशन के पश्चात अगर हम सेटिस्फाई, अभी भी तो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, संतोषजनक नहीं रहेगा भविष्य में भी क्लैरिफिकेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी, उससे अधिक केंद्र कुछ नहीं कर सकती है। एक एडवाइजरी जारी कर सकती है। जो अनिल जैन जी ने विज्ञान के साथ कहा कि सरकार ऐसे 100 सरकारें चली जाए, हमें परवाह नहीं। देखिए, मैं कहूंगा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस स्लोगन के साथ हम बचपन से अभी तक बड़े पूछ रहा है कि आपने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लीजिए और फिर ये भी कीजिए, वो आप कैसे कर रहे हैं? वही तो लोग पूछ रहे हैं। रवि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए मैं बहुत ठहराव के साथ यहाँ उत्तर देना चाहूंगा। मैं जल्दबाजी, जानता हूं इस मंच जल्दबाजी में उत्तर नहीं जाएगा। हाँ। अब देखिए, मैंने ये स्लोगन आपको इसलिए कहा क्योंकि इस स्लोगन के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो हम देख रहे हैं हमें भी अपच हो जा रहा है, मगर ये अपच क्यों हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर में मिला, कोई और विकल्प था क्या? कोई विकल्प नहीं था अगर गवर्नेंस देना है। पर जो आदमी छूटा है वो कोर्ट से छूटा है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, है ना? इसके बारे में भी मैं बताता हूं। तो क्या कर सकती थी वहां की सरकार? देखिए, विडंबना देखिए, 2 दिनों से आप 2 प्रकार की आवाज सुन रहे हैं। हाँ। पीडीपी से भी खुद 2 प्रकार की आवाज आ रही है। एक टेक्निकल आवाज है और एक पॉलिटिकल आवाज है। टेक्निकल आवाज में कोर्ट, 27 चार्जशीट, बेल, सुप्रीम कोर्ट तक विषय जाता है। और जो पॉलिटिकल आवाज है जिसमें महबूबा मुफ्ती, नईम अख्तर कहते हैं कि ये छोड़ना और किसको प्रिजन में डालना ये हमारा विषय है। अगर सही बात है, मुख्यमंत्री को तो काम करने दीजिए ना। आप तो वैसे रिमोट शब्द से चिढ़ते हैं। हाँ। मगर देखिए, इसमें अगर एक धड़ा पीडीपी का है जो ये टेक्निकल बात कहती है कि देखो टेक्निकल कारण से हमें रिहा करना पड़ा, कोई उपाय नहीं था, मगर जो ऊपर का तबका है वो टेक्निकल विषय नहीं कहता है। IC 814 वाले मामले से परेशान है क्या कि कहीं फिर से वो मामला ना सामने आ जाए? बिल्कुल परेशान नहीं है हम। इस बात से परेशान है कि जिस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आप कर रहे हैं परसेप्शन, हम नहीं कर रहे। उनके तरफ से क्या परसेप्शन किया? उन्होंने कहा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाएगा। कश्मीर में पहले भी छोड़े जाते रहे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहले छोड़े जाते हैं जहां भी अलगाववाद की समस्या और मांगे होती नहीं। तो इसमें नया क्या हो रहा है? आपने ये प्रश्न पूछा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। हाँ। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी इसमें साइन किया है सीएमपी में कि हम बातचीत करेंगे और पीसफुल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 7 दिन में आप ये बताइए कितने लोगों से बातचीत शुरू, जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे बातचीत नहीं हुई। पीडीपी से क्या प्रॉब्लम है? अभी नजीर साहब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे बहुत संयम से बात करना है। महबूबा ने कहा चल रही है। नहीं, महबूबा ने कहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए, वो सीनियर आदमी है, वो डील कर लेंगे समस्या से। मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार को बवाल में नहीं फंसाएंगे ना कि कोई ईंट पत्थर लेके वहां पर धरना प्रदर्शन करना लगे। देखिए, तो इतना तो काफी है भरोसा करने। मैंने कहा यहां तत्परता नहीं, यहां संयम से मैं उत्तर दे दूं। मुझे पीडीपी से सिर्फ इतनी परेशानी है कि हमने एक सीएमपी बनाया, उस सीएमपी में जो लिखा है उसी के अंतर्गत चलने दीजिए। दूसरा, रिहाई के मामले में क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है कि हमारे साथ डिस्कस करें? इतने बड़े मसले पर आपने यूनिलैटरली, कितना बड़ा मसला है आपका? ये बहुत बड़ा नजीर साहब, ये जो बड़ा मसला नहीं होता तो क्या ये डिस्कस हो रहा होता? नहीं, वो तो आप फंसे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आप उस गिल्ट में हैं कि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये छोटा सा मसला है, आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई IC 814 की याद ना दिला दे कोई। आप IC 184 का भी जिस आदमी के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, अभी कोई चार्जशीट नहीं है, अगर होता तो राजनाथ सिंह जरूर कहते कि चार्जशीट है, तो उसको तुरंत आतंकवादी ब्रांड कर दिया आपने, तुरंत उसको कह दिया कि कोई आतंकवादी ब्रांड कहा है लोगों ने, मतलब आपकी धारा से कहा, आप नहीं कहे होंगे। पार्लियामेंट में देखिए जिस प्रकार का रोष जताया जा रहा है, पूरे देश में रोष जताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश है। नजीर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि संबित पात्रा की शिकायत शायद इस बात से है कि रिहाई के मामले में आपकी सरकार को बीजेपी से पूछना चाहिए था
इस बात से कम है कि किस आदमी को रिहा किया गया है ना। नहीं, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल पॉइंट दोनों चीज हैं। हाँ, हम तो नजीर साहब इसका जवाब दे रिहाई दीजिए के खिलाफ अभी भी खड़े हैं जी। हाँ, देखिए जनाब, हमें मौका दीजिए। जरूर। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो मुल्क के रियासतों से मुख्तलिफ है और उसमें मुख्तलिफ कल्चर्स है, मुख्तलिफ टोपोग्राफी है। एक तरफ जम्मू रीजन है, दूसरी तरफ कश्मीर रीजन है और तीसरी तरफ लद्दाख रीजन है। मुल्क के बाशऊर सियासतदान है, अच्छे लोग जो हैं, उनको समझना चाहिए, एक मैसेज जानी चाहिए देश में कि जम्मू कश्मीर के रियासत के मुख्तलिफ मसाइल हैं और 3 टोपोग्राफी पर जो स्टेट बनी हुई है, शायद मुल्क की कोई और रियासत ऐसी नहीं है। इसमें अलग अलग मसले हैं। जम्मू रीजन में अलग मसले हैं, कश्मीर रीजन में अलग मसले हैं और लद्दाख के लोग अलग मसले हैं। पॉइंट पे लद्दाख में अलग बोली बोलती है, कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है और जम्मू में डोगरी बोला जाता है। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई चिंगारी लग जाती है यहां पर, तो मुल्क के जो सियासतदान है उनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो रिबिल्ड करना है, जिसको खत्म कर दिया है कुछ लोगों ने पिछले 25 साल से, जो तूफान बरपा हुआ है, हमारे लाखों। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप स्पीच देने लगे, हमारे सवाल का जवाब देते कि मसर्रत आलम की रिहाई पे जो संबित पात्रा का कहना है, उसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों आप कह रहे हैं? मतलब सबको पता है कि 3 हिस्से हैं। हाँ, उसी पर पूछ रहा हूं। यस सर। मसरत आलम को हमारी सरकार ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो मुल्क है, इसमें कोर्ट सुप्रीम है। उसके बाद सरकार आती है। जब कोर्ट किसी आदमी को रिहा करती है तो गवर्नमेंट बाउंड है उसको रिलीज करने में। मुफ्ती साहब सियाना आदमी है, मुल्क के अजीम रहनुमाओं में से है और उसने सोच समझ के ये बात की होगी कि उसको मसरत आलम को छोड़ दिया, ताकि जो आने वाली जो कल की बात होगी सेपरेटिस्ट से या स्टेट के दूसरे स्टेक होल्डर से, उसमें उसका भी हाथ होना चाहिए, ताकि अमन हो, पीस हो और हमारी स्टेट रिबिल्ड हो जाए। इसलिए आपने छोड़ा। यही हमारी इनका एक सवाल था कि नजीर साहब, संबित का सवाल है कि आपकी सरकार को बीजेपी से, इसको कोर्ट ने छोड़ा है, आपकी सरकार को बीजेपी से पूछकर यह फैसला लेना चाहिए था ना। वो हमारी जो कमेटी है बीजेपी और पीडी का, हाँ, वो बीजेपी और पीडीपी मिलेगी। उसके बाद जो आगे का कुछ मामले होंगे वो मिल बैठ के, सरकार इकट्ठी है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारा प्रधानमंत्री है, देश के लोगों को एक मैसेज देनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि रिबिल्ड करने की, कि सैलाब ने तबाह कर दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, अस्पतालों के अस्पताल खत्म हो गए, कहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बने। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब ये एक फैसला हो गया, आगे के फैसले कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिए जाएंगे, आप ये कह रहे हैं सर नजीर साहब? वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है हमारी बीजेपी और पीडीपी की। नहीं, आपने फिर भी टाल दिया। मैं एक बार और ट्राई करता होता है। दूसरा, संबित पात्रा ने कहा कि यह फैसला ले लेने से पहले आपको बीजेपी से पूछना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। देखो, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं, ये आप मेरी कमेटी से, हायर फोरम से, बीजेपी से या पीडीपी से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उस शेखर गुप्ता साहब, हम आते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी। शेखर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री का भाषण है वो इस विवाद को सुलझा रहा है या उलझा दे रहा है? क्योंकि जिस वो आक्रोश की बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जो देश की राय है, मतलब कोई दूसरी राय बनाने का वो मौका भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ कोई दूसरी राय भी हो सकती है। जो भी राय है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये जो कहा कि ये दुनिया में यह संदेश ना जाए कि हम एक नहीं है, हमें एक होना चाहिए, हमारी एकता पर खतरा आ सकता है। ये जो बयान है, बरखा कह रही थी कि देखने से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पद की हैसियत में भी ये कमी करता है और खुद प्रधानमंत्री ने भी ऐसा भाषण दिया है जो उचित नहीं था। देखिए, राजनीति क्या है? किसी भी लोकतंत्र में राजनीति जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस होती है, विडंबनाएं होती हैं, उनको मैनेज करने की कला है। और ये बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस हुआ है, ये तो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोधाभास है। अब उस विरोधाभास को वो कैसे मैनेज करेंगे? वो मैनेज ऐसी स्पीचेस देके नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि थोड़ी ठंडी सांस लेके, गहरी सांस लेके सोचना चाहिए इसके बारे में और फिर
जो राजनेता होता है उसके पास 100 तरीके होते हैं बात करने के। आखिर वाजपेयी जी भी जब गए थे कश्मीर में और कहा कि साहब आप तो कहते हैं बात करिए सिर्फ संविधान के दायरे में, तो हम तो सब अलगाववादी हैं, हम संविधान के दायरे में बात कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे इंसानियत के दायरे में बात करें। तो उन्होंने कोई भारत की तरफ से पाकिस्तान को कंसेशन नहीं दे दिया था। राजनीति में बातें बहुत संभाल के बोलनी होती हैं और मुझे लगा कि आज के पास जो डिबेट जो हो रही है 2-4 दिनों से, खास करके जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, वो कुछ पुराने जमाने की स्कूलों की डिबेट की तरह होती जा रही है कि हर आदमी कंपीट कर रहा है कि मैं बड़ा देशभक्त हूं दूसरे आदमी से। अरे सबसे बड़ी देशभक्ति तो मैं कहूंगा बीजेपी की भी है कि उन्होंने पीडीपी के साथ ये गठबंधन किया, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन जो कश्मीर में पीडीपी के साथ है, ये मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो गठबंधन पंजाब में अकाली दल के साथ था उससे भी बहुत बड़ी बात है। ये देश को जोड़ने की बात है, क्योंकि अब कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदुओं ने कश्मीर को विजय कर लिया, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमानों ने दोबारा से कश्मीर को फतेह कर लिया। ये कुछ इलाकों में मुसलमानों ने पीडीपी को वोट दिया है, कुछ इलाकों में चाहे हिंदू वोटर ज्यादा है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो अगर आप इन दोनों को नहीं मिलाते तो ये बिना बात 2 नेशन थ्योरी बन जाती, जिससे कि आप सन 47 से जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने संविधान बनाया, ये देश बनाया, हमको धर्मनिरपेक्ष बनाया, वो इससे एक इंटेलेक्चुअली लड़ते आए हैं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, अच्छा काम किया है बीजेपी ने कि ये जो मसरत आलम की रिहाई हुई है। और दूसरी बात मैं आपको पूछता हूं, जो बार बार लोग, प्लीज आप पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, हाँ पूछिए आप। ये जो मसरत आलम की जो रिहाई हुई है, पूछिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद भारतीय नागरिक हैं कि नहीं। हाँ, ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान की हुकूमत पे सरकार है। मेरा एक और सवाल तो ये जोगिंदर सिंह जी, नहीं, पर ये मैं जोगिंदर सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि वो तो इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं और वो सन 97 में भी पुलिस सर्विस में होंगे, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद 96-97 में भारत के गृह मंत्री थे। तो जो आदमी भारत का गृह मंत्री रह चुका है, उससे मतलब एक आईपीएस अफसर की को थोड़ा सा सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। शर्मनाक बात है, और मैं ये इसमें कोई बहुत माइल्डली कहने की बात नहीं है, ये बेवकूफी की और फूहड़ बात है, ऐसे फूहड़ बात है। लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि अलगाववादी के तौर पे पहचान रही है मसरत आलम की। राहुल पंडिता कह रहे थे कि यूट्यूब पे मसरत आलम के भाषण सुनिए तो कितने ही भारत विरोधी भाषण हैं, और यही नेता अगर कांग्रेस के राज्य में अगर छोड़ा जाता मसरत आलम को, तो फिर बीजेपी क्या कर रही होती है ना। तो क्या बीजेपी अपने संघ और जो उसका कश्मीर को लेकर नजरिया है उसमें फंस गई है? जो आज प्रधानमंत्री का भाषण था, मुझे लगा कि वो भी उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे दूसरे बाकी नेता बात कर रहे हैं। देखिए, हमको अपने इतिहास से सीखना चाहिए और दुनिया के इतिहास से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जितने नए देश या नए रिपब्लिक बने थे और जिनमें विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, उनमें से सिर्फ एक साबुत बचा है जैसा था वैसा ही, वो भारत है। टूट गया, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान के भी 2 हो गए। तो भारत क्यों रहा है? ये नहीं कि भारत में अलगाववादी ताकतें नहीं थी और भारत में अलगाववादी मूवमेंट्स नहीं थी, क्योंकि भारत ने एक डबल नीति अपनाई है। डबल नीति, और बड़ी अच्छी नीति है, दुनिया भर में उसको स्टडी हो रही है कि जो आदमी हथियार उठाता है, लड़ता है, उससे लड़ा जाता है और फिर उसको कन्विंस किया जाता है कि आप जीतने वाले नहीं हो, तब उसको कुछ कंसेशन देना, उससे बातचीत करना। ये यहां अपने देश के आदमी को, किसी भी इंसान को हम हमेशा के लिए देशद्रोही नहीं मान सकते हैं। अपने जो देश का आदमी है, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो नागा हो, चाहे वो मिजो हो, उसको हम एक डिफरेंट व्यू का, जिसको भटका हुआ भी कह सकते हैं, हालांकि मैं उसको नहीं कहता हूं भटका हुआ, उसके साथ आपको रीजन करना होता है। अगर रीजन आपको हथियार से करना पड़े तो हथियार से करना होता है, और साथ साथ बात भी करनी होती है। मैं तो 3 साल उत्तर पूर्व कवर कर चुका हूं, वहां रह चुका हूं। जितने लोग को मैं जानता हूं, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई जनरल, कोई मेजर जनरल, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट अंडरग्राउंड गवर्नमेंट्स के, उसको आर्मी हमारी बोलती थी एसएस जनरल, सेल्फ स्टाइल जनरल। वो सबके सब वापस बाहर आ गए। उनमें से कई एमएलए एमपी बन गए, कई मंत्री बन गए, गाड़ी पे तिरंगा झंडा लगाते हैं, भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ लेते हैं। तो उससे उनसे अब क्या दुश्मनी है? तो ये देश का एक 60 साल का तजुर्बा है। उसी तजुर्बे में कश्मीर एक अच्छा कदम है और कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। ठीक है, हमको अपने दिमाग से निकाल देना है कि कश्मीर में लड़ाई जारी है। कश्मीर में कोई लड़ाई जारी नहीं। सतवत जी आ गए। सतवत जी,
यहाँ जो बातें हो रही हैं, नजीर साहब आपसे पहले कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें बात होगी, और कोर्ट ने छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा है। अगर किसी के पास सबूत ना हो तो कोई क्या करे? ये इस तरह से तुरंत देशद्रोही या मुख्यमंत्री को टारगेट करना, आप लोग भी वही जल्दबाजी में कर गए जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए मेरे ख्याल से सही काम करती आई है। अब गलत तो मैं नहीं कहूँगा, तो संबित साहब एक्टिव हो जाएंगे फिर। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप को एक राष्ट्रवादी, अति राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है, और यूपीए और कांग्रेस पर हमेशा इनका इल्जाम रहा है कि आतंकवादियों के प्रति हमारी नीति हमेशा सॉफ्ट है, नरम है। तो वो तो आतंकवादी है, कहाँ कोई चार्जशीट हुआ है क्या कुछ कि वो आतंकवादी है? कैसे कहते हैं उसको आतंकवादी? उनके विरुद्ध जो भी आरोप हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और उस पर पुलिस ने, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने उनके खिलाफ जो केसेस बनाए हैं वो अदालत के सुपुर्द। लिहाजा साबित नहीं हुए हैं कुछ भी? नहीं, देखिए, साबित होना तो एक लंबी प्रक्रिया है हमारे यहाँ, उस प्रक्रिया से चलेगा। तो साबित नहीं हुआ तो एक बार भगवा आतंकवाद कहा था तो सबने वापस लेना पड़ा था। यानी फिर तो जो पाकिस्तान कह रहा है लखवी के बारे में, जो पाकिस्तान कह रहा है दूसरे आतंकवादियों के बारे में, तो जब तक साबित नहीं होगा, नहीं, उस लॉजिक से अगर आप हर किसी के हिंदुस्तानी नेशनल को ले आए तो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। फिर तो अगर लखवी के बारे में पाकिस्तान की इस बात, ये लखवी के लेवल का आतंकवादी आप ये कह रहे हैं? भाई साहब, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, 27 मुकदमे हीनियस ऑफेंसेस के हैं, लोगों की हत्या करने के हाई कोर्ट ने छोड़ा है उन्हें। हाई कोर्ट ने उनको अगर छोड़ा है तो क्या वहां की सरकार ने उनकी जमानत छोड़ा नहीं है? जमानत दी है। जमानत की क्या वहां पर सरकार ने विरोध किया? और दूसरी बात कि अगर क्या जमानत का विरोध किया? दूसरी बात, क्या इस देश में ऐसे अनेक उदाहरण नहीं है कि जब किसी एक मामले में अगर किसी को, आतंकवादी को जो देश के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसको अगर छोड़ भी दिया किसी अदालत ने, तो उसके विरुद्ध दूसरे कानून है हमारे यहाँ पर जिससे उसे हम हिरासत में रख सकते हैं। शांति और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रिवेंटिव धाराएं हमारी आईपीसी में हैं, जिनके तहत आप उसको गिरफ्तार रख सकते हैं। कुछ कह सकता हूं इसमें? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सवाल यह नहीं है कि इस समय पर उसको छोड़ा गया। हमारे पास जो छनकर जानकारी आ रही वो तो ये है, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि लगभग 7-8 और इसी किस्म के आतंकवादी हैं जिनको छोड़ने के लिए वहां की सरकार ने, आतंकवादी अलगाववादी में इसमें हम फर्क नहीं करेंगे। आतंकवादी मैं दो को फर्क कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। दोनों में हमारे दर्शकों को भी करना चाहिए कि सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट दोनों अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। दरअसल दो तरह के लोग हैं, एक वो जो राजनीतिक लोग हैं, अलगाववाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं वो हाथ में बंदूक लेकर या किसी इस किस्म आपको लग रहा है कि और भी छोड़ेंगे 7-8 लोगों को? हमारे पास जो जानकारी है कि उच्च न्यायालय में वहां की सरकार ने ऐसे अन्य आतंकवादियों को भी छोड़ने के लिए उन्होंने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को राष्ट्रवादी और अभी तक पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को अलंबरदार मानती थी, मैं उनसे ये कि आज वो इतने खामोश क्यों हैं? और जब ये 2 महीने नेगोशिएशंस चले तो क्या आपको मालूम नहीं था मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्या विचारधारा है? सर, मैं जरा खामोशी और आतंकवादियों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पर इस मुद्दे पर बात नहीं एक हुई। सेकंड, मैं उन्होंने जो कहा उसका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया। मुफ्ती मोहम्मद सईद देशभक्त हैं या क्या हैं वो? एक सेकंड, मैं जो सवाल इन्होंने उठाया पहले उसका उत्तर दे दूं, फिर देशभक्ति पे आए। तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए मुफ्ती मोहम्मद सईद का, वो मुझे देना है। सर्टिफिकेट दूंगा, पहले मैं होमवर्क पूरा कर लूं। नंबर 1, इन्होंने कहा जमानत की अर्जी पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्यों नहीं अपील किया और क्यों नहीं काम ढंग से किया। सर, वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी क्योंकि 6 महीने पहले ही जमानत हो गई थी। ये हुई ना बात, इसमें तो आपका कोई दोष नहीं है। एक सेकंड सर, आप उतना ही टाइम दीजिए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया और आज खुद सदन में आपने सुना होगा राजनाथ सिंह ने बड़े स्पष्ट 3 से 3.5 महीनों तक आपने एडवाइजरी बोर्ड में तक आपने अर्जी नहीं भेजी कि इस पे करना क्या है, आप उस पे बैठ गए। नंबर 2, आपने
कहा कि देखिए द क्रिएटर ऑफ द कंफ्यूजन इज क्रिएटिंग अगेन। ये पूरा मामला आपके समय चला। सर आप लोग हल्ला कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में हैं, वो पीडीपी के बारे में बोल रहे हैं। आपका विश्वास है कि नहीं विश्वास? अनिल जैन जी ने कहा कि एक बार नहीं ऐसे 100 बार सरकारें जाएंगी। देखिए मैं आपको आप हल्ला कर रहे हैं ना, वो तो विपक्ष में तो करेंगे ही। शुरू से एक बात कह रहा हूं, बड़े एक सेकंड सर, बड़े परिपक्वता और संयम के साथ जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमने अपने घोर विरोधी विचारधारा के साथ अलायंस सरकार करके बनाया। मगर जिस प्रकार से इस व्यक्ति को रिहा किया गया है, हमें अभी तक सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला। बताइए कि अफजल गुरु का अवशेष मांग रहे थे, उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिल गया आपको? मैं उसको बता रहा हूं जो मिल गया है, जो विधायक लोग मांग रहे थे। बिल्कुल मिला है, क्यों मिला है मैं बोलता हूं। आपने सवाल उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिल गया। आपने प्रश्न दोनों पूछा, दोनों का उत्तर दे रहा हूं। अफजल गुरु के वो सिंपैथाइजर हैं, ये अलायंस करने से पहले भी हमें मालूम था, इन्हें भी मालूम था, सबको मालूम था। कागज लिख के भेजा गया, हमने कागज फाड़ के कूड़ेदान में फेंका। मगर इनकी हिपोक्रेसी देखिए, एक व्यक्ति के राज्यसभा के टिकट के लिए, अर्थात गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा के टिकट के लिए 5 विधायक इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब लिखित रूप में अफजल गुरु के मामले पर माफी मांगने के लिए राशिद इंजीनियर को चिट्ठी देते हैं, और आज हमें ये एडवाइस दे रहे हैं। रवीश, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है। आज भी इनके पार्टी की तरफ से किसी आदमी ने यह बात सदन के अंदर उठाई थी, और उसका जवाब, माकूल जवाब, स्वयं गुलाम नबी आजाद ने वहां पर हाउस में दिया। उसके बाद इनके पास में कोई लफ्ज नहीं था। जवाब नहीं समीर साहब, आप बचने की कोशिश मत कीजिए, हम उस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। मैं दूसरी बात ये बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, दूसरी बात बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरी बात प्रधानमंत्री का भाषण फिर पढ़ने लगूंगा, वो कह रहे हैं कि देशभक्ति हमें ना सिखाओ। क्या इनकी पार्टी को यह मालूम नहीं था? ये खुद कह रहे हैं कि घोर विरोधी विचारधारा के साथ हमने हाथ मिलाया है वहां सरकार बनाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तब आपको ये मालूम, इसलिए 2 महीने तक चर्चा करते रहे। आप उनको भले घेर सकते हैं, लेकिन सवाल तो आप है ना। और जहां मुफ्ती मोहम्मद सईद पे आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा है? रवीश, मुझे है ना, अब है कि नहीं? मुझे इनकी बात का जवाब देने दीजिए। एक स्पष्ट आपने देखिए, मैं बता दूं, सरकार बनाने की ही नहीं, सारे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। आप चलाने में कैसा सहयोग करते हैं उसमें भी मिलेगा। उत्तर ले लीजिए, 3 लाइन में उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि हमें पीडीपी पे विश्वास है कि नहीं। एज अ प्रवक्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मेरी ऑब्लिगेशन मुफ्ती साहब को या पीडीपी को बचाने की नहीं है, ना उनकी प्रवक्ता को मुझे है ना। मगर हम दोनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बचाने का ऑब्लिगेशन है। गिलानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोग्राम से बाहर जाएंगे तो मैं उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी 2 महीने तक चर्चा होती रही, क्या आपको नहीं मालूम था कि इनकी विचारधारा क्या है? और उस विचारधारा को जानते हुए मैं थोड़ा सा अब इस पे आना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की विचारधारा क्या है? मेरी बात उसी एसके स्टेडियम में वो भाषण दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कश्मीर की जानकारी नहीं रखता। मेरी बात साहब, हमने 2 महीने लगाए, आप 2 घंटे में सपोर्ट दे रहे हैं। उस समय पर जब आपने नेगोशिएशन किया, आप कश्मीर पे फाइनल अथॉरिटी बीजेपी है इस देश में, वो तो आप ऐसे ही लेख लिखते हैं और आप भाषण देते हैं। जब 2 महीने तक चर्चा होती रही, तब आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते समय गिलानी साहब सुनिश्चित किया। डीएनए के पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे साथ। गिलानी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से ये बीजेपी दिल्ली से पोस्चरिंग कर रही है, या मुफ्ती मोहम्मद सईद अपना कोई राजनीतिक वजूद, मतलब घाटी में और घाटी से बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक घटना से? और दूसरा, इस एक घटना में ऐसा क्या है कि इतना बवाल दिल्ली तक पहुंचा हुआ है इसमें? देखिए, ये बहस मैंने सुनी है, शेखर का रिप्लाई भी मैंने सुना, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत जो होती है वो कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है, और सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे उस पर हो रही है। पिछले 4.5 साल से शख्स जेल में बंद है। इतना खतरनाक मुलजिम अगर है ये, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, उसके खिलाफ कोई किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आखिर एक आदमी को आप कब तक जेल में रख सकते हैं? आप अदालत में कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं उसके खिलाफ अगर उसने कोई जुर्म किया है? 121 से लेकर 129 तक आपके पास पूरी के पूरी दफात हैं जो देश विरोधी शख्स लोगों को जो है जेल में भरने के लिए काफ़ी हैं। उनके खिलाफ आपने कभी कोर्ट में कभी ट्रायल क्यों नहीं किया आपने? दूसरी चीज़ जो है, जो मैं कश्मीर में जो है अभी तक तकरीबन 3 तरह के अकॉर्ड्स हुए हैं दिल्ली के साथ। एक तो 1952 का दिल्ली अकॉर्ड था जो शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ किया था, 1975 में शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ किया था, और राजीव फारूक अकॉर्ड 1986 का। राजीव फारूक अकॉर्ड 1986 का वहाँ लोगों ने रिजेक्ट किया था, और एक बेसिस बना वहाँ पर मिलिटेंसी को पनपने का, और कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का एक वजह बन गई वो। 1975 में शेख साहब ने बिल्कुल अकॉर्ड किया, लेकिन उसको पॉलिटिकली बेच सके वो। उस वक्त में एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थी अल फतह, उसके जो
नजदीक आ जाते हैं 2014 में। हाँ, उसके जो वहां पर मैं यही इसी पर आ रहा हूं कि 1975 में शेख साहब ने जो अकॉर्ड किया, उसके बाद जो लोगों ने कश्मीर में अल-फतह के 87 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन हुआ उसमें जो रिगिंग हुई, नहीं देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं, अब हम इतिहास की बात नहीं करेंगे। मुझे मैं ये बहस सिर्फ इस एक घटना के संदर्भ में रखना चाहता हूं। 87 में कांग्रेस और नेशनल नहीं, आप लोग प्लीज आप यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, उसी ने खत्म कर दिया। और ये लोग मुफ्ती साहब के पास सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस अकॉर्ड को उनको बेचना है कश्मीर में। कश्मीर में लोगों ने वोट दे दिए पीडीपी को, बीजेपी को बाहर रखने के लिए। उसी बीजेपी के साथ उन्होंने उस वक्त अलायंस किया है। जाहिर सी बात है उनके जो वोटर है उन जाहिर से वहां एक आक्रोश है, उस आक्रोश को इस वक्त जो एड्रेस करने के लिए जो है मुफ्ती साहब वो ये सब कर रहे हैं, करनी पड़ रही है। हाँ। कि जहां उनको लगे कि मैं सेल आउट नहीं हूं, मैंने कोई सेल आउट नहीं किया है, नहीं किया, और मैंने जो कुछ वो किया अपनी है अपनी निष्ठा का इम्तिहान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो हमारी कंट्री की पब्लिक कॉन्शियंस से एक पूछना पड़ेगा कि कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं, एक इलेक्शन को हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह वहां मनाते हैं, और जो पार्टियां जो इलेक्शन से चुन के आती हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे पीडीपी हो, उनके अपने मैनिफेस्टोस होते हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया होता है। जब ये पावर में आते हैं तो मैनिफेस्टोस पर जब अमल करना शुरू कर देते हैं तो पूरा देश जो है आग भगोला हो जाता है। या तो उस मैनिफेस्टो में ही ये चीजें नहीं रहने दी